नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है G20। इस G20 में हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा बहुत सारे गणमान्य नेताओं और लोगों को निमंत्रण दिया गया है। उस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। जैसे ही बहुत सारे लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द पढ़ा तो भारत शब्द पढ़ते ही एक नया मुद्दा उन्हें मिल गया। इस मुद्दे के चलते आज एक नई चर्चा छिड़ गई है। इंटरनेट हो, टेलीविज़न हो, कहीं भी आप देखेंगे तो भारत बनाम इंडिया शब्द पर एक चर्चा छिड़ी है। लोगों का कहना है कि सरकार संविधान में परिवर्तन करके इंडिया शब्द को हटाना चाहती है और उसको भारत करना चाहती है। हालांकि सरकार के द्वारा अभी तक इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं आई है। सरकार के द्वारा अभी तक कुछ भी इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया गया है। लेकिन जब मुद्दा विपक्ष द्वारा बनाया गया है तो उस पर चर्चा होना लाजमी है। अब भारत शब्द कहना सही है हमारे देश को या इंडिया कहना सही है, इन दोनों ही वाक्यों के क्या अर्थ हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक प्रवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आहूजा जी इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आभार। आहूजा जी, जिस प्रकार से हमारे संविधान में कहा गया है इंडिया यानी भारत, उसके हिसाब से तो इंडिया और भारत शब्द एक ही है, इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता। लेकिन एक चर्चा आरंभ हुई है कि भारत होना चाहिए हमारे देश का नाम या इंडिया होना चाहिए, जबकि संविधान के हिसाब से तो भारत यानी एक ही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत का, इंडिया यानी भारत। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे ये भारत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत और इंडिया का उत्पत्ति कहाँ से हुई। जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि अपने देश का नामकरण इंडिया दैट इज भारत, और अनुच्छेद 1 के अंदर भी यही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। और भारत का संविधान, जिसे हम इंग्लिश में देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, और हिंदी में देखते हैं तो भारत का संविधान लिखा है। अर्थात अपने संविधान के अनुसार इंडिया और भारत दोनों समानार्थक एक ही शब्द हैं जो मेरे राष्ट्र के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अब चूंकि चर्चा चली है तो बहस छिड़ी है, तर्क कुतर्क हो रहे हैं, तो हमें भी ये जानने का एक अधिकार बनता है और हमें भी इस पर एक लंबी बहस करने का एक दायित्व बन जाता है कि आखिर इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे ये दोनों शब्द एक साथ मेरे राष्ट्र के संविधान में संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिए गए और दोनों को समानार्थक माना गया। पहले चर्चा करते हैं शब्द भारत पर। क्या इस राष्ट्र के इस भूखंड को सदैव भारत नाम से जाना जाता था या इससे पूर्व भी कुछ अन्य नाम थे जिनसे इस भूभाग को, भूखंड को, इन भौगोलिक सीमाओं में पिरोए गए इस देश को जाना गया? तो इस पर यदि चर्चा करते हैं तो प्रथम नाम निकल करके आता है जम्बू द्वीप। आपने कभी यज्ञ प्रारंभ में जब आचार्य संकल्प पाठ दिलवाते हैं तो भी यही कहते हैं, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे देशांतर्गते आदि आदि, और आपके घर के स्थान तक वह ला करके आपकी एक जियो सिचुएशन को इंडिकेट करते हैं कि आप इस समय कहां बैठे हैं। यानी कि गूगल मैप तो अब आया, संस्कृत में आपको जब संकल्प पाठ करवाया जाता था, किस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान का पूरा परिचय देते हुए आचार्य आपको संकल्प पाठ करवाते थे। तो यहाँ 3 शब्दों का पूर्व प्रयोग करते थे, जम्बू द्वीपे, आर्यावर्ते, भरतखंडे। अब जम्बू द्वीप क्यों कहते थे? चीनी यात्री फाहियान आता है भारत के अंदर
और वह भारत में जब प्रवेश करता है तो उसको जामुन के पेड़ दिखाई देते हैं। किसी एक स्थान पर गया होगा तो वहां जामुन के पेड़ अधिक होंगे। तो ऐसी एक कथा चल पड़ती है, एक प्रचलन में आता है कि इस भूभाग में उस समय जामुन के पेड़ों की अधिकता होने के कारण इस भूभाग का नाम, इस भूखंड का नाम जम्बू द्वीप दिया गया। लेकिन उसी चीनी यात्री ने, और इतिहास के इसी भाग में ये स्पष्ट भी होता है कि ये अखंड भारत जो है पूरा का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार आदि आदि, श्रीलंका आदि आदि सभी क्षेत्रों से मिल करके बनता था, जिसे हम जम्बू द्वीप कहते थे। फिर दूसरा नाम निकल करके आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा? क्योंकि समस्त इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आर्य मान्यताओं, आर्य सिद्धांतों, वैदिक मान्यताओं का पालन करने के कारण इन्हें, इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। और इस क्षेत्र में, इस भूखंड में रहने वाले लोगों को आर्य कहा गया। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ वैदिक मान्यताओं का पालन करने वाले लोग आर्य। और जिस भूखंड में, जिस क्षेत्र में, जिस राष्ट्र में वह रहते हैं वह आर्यावर्त। फिर तीसरा नाम जिस पर अभी हमने चर्चा करनी है वह नाम निकल करके आता है भारत। अब भारत नाम पहला कहां से आता है? तो भारत नाम सबसे पहली जो इसके पक्ष में बात आती है वह बात आती है कि एक दुष्यंत, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतलम आपने एक महाकाव्य पढ़ा होगा, उसमें ये कथा निकल करके आती है। और महाराजा भरत एक बहुत ही पराक्रमी राजा हुए और उन्होंने भी वैदिक परंपराओं के अनुरूप एक अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जहां जहां तक जाता है वहां के लोग यदि घोड़े को रोक लेते हैं तो युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में हारते हैं। और यदि वे घोड़े को वहां से निकलने देते हैं, उसका स्वागत और सम्मान करते हैं, और घोड़े के पीछे सेना की एक टुकड़ी भी रहती है, तो इसका अर्थ है कि वह उनके साम्राज्य को स्वीकार कर रहे हैं और आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हैं, और उनके साथ एक महाराष्ट्र, एक बड़ा राज्य बनाने की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तो उस अश्वमेध यज्ञ में जहां तक वह अश्वमेध घोड़ा गया और सेनाएं गईं, वह पूरा का पूरा भूखंड भारत के राज्य अर्थात भारत के नाम से जाना गया। और ये भी अखंड भारत का पूरा क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की और जिस पर हम एक कार्यक्रम भी पूर्व में कर चुके हैं, वह पूरा का पूरा भूक्षेत्र, भूखंड, जिसका हमें संकल्प लेना चाहिए कि यह पूरा का पूरा क्षेत्र ही हमारे राष्ट्र का सही मायनों में मानचित्र है, वह भारत गणराज्य कहलाया। और एक और मान्यता आती है, जो दूसरी मान्यता आती है जी जी एक और मैंने थोड़ा सा रिसर्च की थी, उसके अंदर ये भी आया कि भारत जो शब्द है वो अग्नि का, एक तरह से अग्नि की का पर्यायवाची भी उसमें कहा गया है एक दो जगह पर। और वेदों में भी भारत, भारतीय शब्द, भरत शब्द कई जगहों पर आया। तो इसके हिसाब से तो वेद तो क्योंकि सबसे पौराणिक ग्रंथ हैं और वहाँ पर भारत या भरत शब्द वेद मंत्रों में आना एक तरह से ये साबित करता है कि ये तो बहुत ही पुराना एक तरह से शब्द है। और क्योंकि अग्नि की पूजा करने वाले इस खंड में रहते थे तो शायद उससे भी इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा। जी, मैं इसी बात पर आ रहा था, जो दूसरा भाग मैंने बोला कि भारत वैदिक काल के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारती कहा जाता था। भारती क्यों कहा जाता था? भारत शब्द का अर्थ है प्रकाश से भर देने वाला। अर्थात प्रकाश किस चीज का? प्रकाश ज्ञान का, प्रकाश अग्नि का। अग्नि किसकी? अग्निहोत्र की, यज्ञ की पवित्र अग्नि। अर्थात उस
क्षेत्र में रहने वाले उस समय के सभी लोग दैनिक अग्निहोत्र करने वाले थे और उनकी एकमात्र पूजा या उपासना की पद्धति यज्ञ की और दैनिक अग्निहोत्र की थी। हमने तो अब नारा दिया ना, हर हर यज्ञ घर घर यज्ञ, तो हर समय प्रत्येक घर में यज्ञ हो, ऐसा हमने हर घर यज्ञ का एक नारा दिया। लेकिन यह उस समय होता था और इस राष्ट्र में रहने वाले भारतीय, जो कि उस समय जिन्हें वैदिक काल की एक जाति कहा गया, जनजाति कहा गया, वह समस्त भारतीय दैनिक अग्निहोत्र करने के कारण इस भूखंड में रहने वाले सभी लोगों को भारतीय और इस भूखंड के क्षेत्र का नाम भारत कहा गया। हालांकि वेदों में इतिहास या स्थान का उल्लेख नहीं, इतिहास का उल्लेख तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सरस्वती या भारत शब्द का प्रयोग अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में आता है और भारत शब्द का उपयोग प्रकाश करने वाला, और प्रकाश किस चीज का? अग्निहोत्र का प्रकाश, यज्ञ की अग्नि का प्रकाश फैलाने वाला। एक और जगह इस बात का उल्लेख आता है और मैं उस मंत्र को पढ़ूंगा भी, वह विष्णु पुराण, स्कंद पुराण आदि, उसमें ऋषभ देव मुनि के बेटे भरत का नाम आता है और उस राजा भरत के नाम से भी इस भूखंड और इस क्षेत्र का नाम भारत पढ़ने की बात आती है। और जो जिस मंत्र का प्रयोग किया गया है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसकी भौगोलिक सीमाओं को भी स्पष्ट कर देता है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैन दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये नाम और सीमाओं दोनों को स्पष्ट करता हुआ एक मंत्र है। हालांकि आया पुराणों में है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से भारत भूखंड की सीमाएं और इसके पूरे भूभाग को स्पष्ट कर देता है। अर्थात समुद्र के उत्तर में, समुद्र कौन सा? हिंद महासागर जिसे अभी हम कहते हैं, उसके उत्तर में हिमालय के दक्षिण में जो देश है, अब हिमालय के दक्षिण में क्या क्या आता है? अफगानिस्तान हिमालय के दक्षिण में आता है, पाकिस्तान भारत के दक्षिण में आता है, हिमालय के दक्षिण में आता है, नेपाल हिमालय के दक्षिण में है, भूटान हिमालय के दक्षिण में है, बांग्लादेश हिमालय के दक्षिण में है, बर्मा या म्यांमार हिमालय के दक्षिण में है, श्रीलंका समुद्र के उत्तर में आता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसको हमने जम्बू द्वीप में परिभाषित किया और जिसे आप अखंड भारत के नक्शे पर देखते भी हैं, वह पूरा भूखंड इस मंत्र के अनुसार भी भारत भूमि का भाग है। अर्थात भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इतना ही नहीं कि चीनी यात्री फाहियान वैदिक जम्बू द्वीप को भारत का नाम देते हैं और 2300 वर्ष पुराने सम्राट अशोक के शिलालेखों में, जिसमें ब्राह्मी लिपि में जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख मिलता है, वह भारत ही कहलाता है। अब हम आते हैं इंडिया शब्द के ऊपर। क्या इंडिया शब्द का इतिहास इतना पुराना है? तो उत्तर में निकल करके आता है कि नहीं, इंडिया शब्द का इतिहास तो इतना पुराना नहीं है। तो इंडिया शब्द कब आया या इसकी उत्पत्ति कब से प्रारंभ हुई, इस पर हम थोड़ा प्रयास करते हैं चर्चा करने का। यहां एक बात इस इतिहास से स्पष्ट हो जाती है कि भारत नाम, भारत शब्द ईसा या इस्लाम, यानी कि या तो जो इस्लाम है या जो क्रिश्चियन है, इनके आने से पूर्व से ये नाम प्रचलित था। और उस समय चूंकि पूरे विश्व में केवल मात्र एक ही धार्मिक मान्यता थी और वह थी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति,
वह वैदिक संस्कृति जो सनातन काल से निरंतर चली आई है और जिसे ना जाने क्यों अभी मेरे देश के कुछ लोग अब गाली भी देने लगे हैं और तोड़ने की या खत्म कर देने की या उसे डेंगू या मलेरिया के मच्छर के समान बता करके उन्हें समाप्त करने का संकल्प लेने की एक बड़ी अजीब जी सी बात कर रहे हैं। हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से जी, बिल्कुल आपने उनकी सही भी कहा। निंदा करते हैं, चाहे वह उदयनिधि हो या कोई भी हो। जी तो इंडिया शब्द सबसे पहले आता है फारसी में, चूंकि स को ह बोला जाता है और हमारी इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता से वो धीरे धीरे स का ह और हिंदू घाटी बना और रोमन में ह को साइलेंट किया जाता है तो वह इंडू या इंदू बन गया। वही इंदू शब्द आगे चल करके इंडिका बना और इंडिका से इंडिया बना। और एक आकर आया है एक इतिहासकार मेगस्थनीज, जिसने अपनी पुस्तक का नाम जो कि भारतवर्ष के बारे में लिखी है उसने, उसका नाम ही इंडिका लिखा है और वहीं से इस इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसी से इंडिया शब्द माना गया है। अर्थात यदि हम भारत के तुलना में इंडिया शब्द को देखें तो उसकी उत्पत्ति बहुत 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 बाद में हुई है। अर्थात वर्तमान काल में ही कहें या मैं कहूं कि अंग्रेजों के काल में उसकी उत्पत्ति हुई तो कोई बहुत अधिक बात नहीं जी होगी। जी, यहां ये तक जो जो ग्रीक मैगाथनीस आया था, ये आया था गांधार तक्षशिला इस इलाकों से गुजरा था और इसने ये जो बात जिस सन की बात कर रहे हैं वो ईसा से 3 सदी पहले और मोहम्मद से 10 सदी पहले की बात है। नहीं, ये पहले नहीं, बाद की बात है। मेगास्थनीज ईसा और मूसा के बाद में आए हैं और इंडिका शब्द का उल्लेख उन्होंने पहली बार किया है। चूंकि ये इंडिका शब्द का उल्लेख किसी विदेशी इतिहासकार ने किया, नाम कौन रखता है? मेरा नाम मैं स्वयं रखता हूं या मेरे माता पिता रखते हैं? यानी कि मेरे राष्ट्र का नामकरण करने का अधिकार मुझे होना चाहिए या मेरे माता पिता को होना चाहिए? ठीक इसी प्रकार मेरे राष्ट्र का जी एक बिगड़ाव जी हुआ था, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये एक इंडस रिवर या हम जिसे सिंधु घाटी कह रहे थे, उसका नाम बिगड़ गया। नाम बिगड़ के वो धीरे 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 इंडिस या इंडिका या जैसे भी उन्होंने इंडिया रख दिया गया और अंग्रेजों तक पहुंचा या वो ये नाम का एक तरह से भारत शब्द तो मूल शब्द तो भारत ही था। जी, मूल शब्द बिल्कुल भारत था। मैं यहाँ अब अगली चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं कि किसी के नामकरण का अधिकार किसे होता है। मेरा नामकरण जब मैं पैदा हुआ तो या तो मेरे माता पिता रखेंगे या थोड़ा बड़ा होने पर मैं स्वयं अपना नामकरण रख करूंगा। जैसे मेरा नाम नरेंद्र मेरे माता पिता ने दिया और बाद में चूंकि मैं साहित्य में लगा, साहित्य कर्म करने लगा तो मेरा नाम नरेंद्र विवेक कहा गया। तो विवेक मैंने स्वयं या मुझे कवि समाज द्वारा दिया गया या और नरेंद्र मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया। ठीक इसी प्रकार किसी भी राष्ट्र का नामकरण वहां के निवासियों का अधिकार होता है और वहां के रहने वाले लोगों द्वारा ही उस राष्ट्र का नामकरण किया जाता है। अब इंडिया दैट इज भारत कैसे बना उस पर चर्चा करते हुए इस चर्चा को तार्किक अंत तक लेकर के जाते हैं। भारत वर्ष 1947 में 15 अगस्त 1947 को एक विस्थापन का और विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र हुआ और 17/12/1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी संविधान सभा की उस बैठक में जब नामकरण पर चर्चा हो रही थी तो मान्यवर, मैं तो पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहूंगा क्योंकि बहुत विद्वान थे, वह चाहते थे कि इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है और हमारा देश भारत के नाम से जाना जाता है और इसके भारत नाम को स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन अन्य सदस्य उस पर चर्चा चाहते थे। वो चर्चा का कारण क्या था और क्या चर्चा हुई उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। उस स्थिति में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ सेठ गोविंददास, कमलापति त्रिपाठी,
और सी राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरि विष्णु कामत, ये लोग थे जो उस समिति के अंदर सदस्य थे। तो सेठ गोविंद दास इसका नाम भारत ही रखना चाहते थे और उन्होंने उन सभी ऐतिहासिक बातों का हवाला दिया जिसकी हमने आज भी चर्चा की है। कमलापति त्रिपाठी भी इस देश का नाम भारत या भारतवर्ष रखने पर उनको अंत ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका नाम भारतवर्ष रखने के लिए आग्रह किया, लेकिन हरि विष्णु कामत, आप स्पष्ट रूप से उनकी विचारधारा को समझ सकते हैं। हरि विष्णु कामत ने विदेशी संबंधों का हवाला दिया और ये कहा कि चूंकि इस भूखंड को, इस भूभाग को, इस देश को विदेशों में अब इंडिया के नाम से जाना जाता है तो इसे हम इंडिया का नाम दें। लेकिन इस विवाद में ना पड़ करके अंततः जो तय हुआ कि सभी को प्रसन्न कर दो, किसी को नाराज क्यों करना है, तो मुझे एक बात बताएं, इसी का भूभाग एक और स्वतंत्र हुआ था। विभाजन के बाद एक नया देश दो धर्मों की थ्योरी पर आधारित होकर के बना था, तो उसने तो विदेशी संबंधों का हवाला देकर पाकिस्तान दैट इज इंडिया नहीं किया, लेकिन हमने कर लिया ना, हमने किया इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 में हमने लिखा इंडिया दैट इज भारत और बाद में भारत का संविधान लिखा तो हिंदी में भारत का संविधान, और अंग्रेजी के अंदर जब हम लिखते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखते हैं। तो अंततः लेकिन चूंकि सभी को प्रसन्न करना और संविधान सभा के एक सदस्य को भी क्यों नाराज करना और इसे बहुमत से भारत का नाम या भारतवर्ष का नाम ना दे करके इंडिया दैट इज भारत को स्वीकार कर लेना, ये तो स्वीकार किया, ये तो ऐतिहासिक सत्य है। अब प्रश्न उठता है जहां से आपने बात को प्रारंभ किया था कि एक निमंत्रण पत्र समस्त G20 के राष्ट्राध्यक्षों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसमें क्या अनुचित है? इंडिया दैट इज भारत लिखा है तो भारत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि भारत अधिक या प्राचीनतम मैं कहूंगा कि शब्द है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। और एक जो चर्चा आप कह रहे हैं कि जिस पर अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी सरकार की ओर से नहीं की गई है कि क्या इस संसद के आगामी विशेष सत्र में भारत के नाम को बदलने पर भी कोई चर्चा है, तो इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सरकार की ओर से नहीं है, इसलिए इस पर अभी कोई टिप्पणी करना थोड़ा जल्दबाजी रहेगा। लेकिन एक बात पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि देश के नाम को बदलने के लिए प्रक्रिया क्या रहेगी। तो तय रूप से वैसे संविधान में कोई भी संशोधन या परिवर्तन रहता है तो वह 50% के सामान्य बहुमत से लेकिन वह किया आहूजा जा जी, सकता है। नाम बदलने की आवश्यकता ही क्या है जब उसमें कहा गया है इंडिया यानी भारत, नाम तो दोनों ही बताए गए हैं भारत। बिल्कुल बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसी चर्चाओं से बाजार गर्म है या जैसी बातें चल रही हैं, तो यदि बदलने का कोई प्रस्ताव आता है तो उसको 2/3 बहुमत से संसद में पास करवाना आवश्यक होगा और राज्यों द्वारा भी, ऐसे ही राज्यों द्वारा भी उसे पारित करना होगा, तभी देश का नाम बदलने के लिए कोई प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंडिया दैट इज भारत का प्रयोग किया गया है। तो यदि हम चाहें तो बहुत पूरे स्वाभिमान के साथ अपने देश का नाम भारत और स्वयं को भारतीय और अंत में भारत माता की जय का जय घोष लगा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी ने नहीं रोका। यहाँ इंडिया माता तो आज तक कभी किसी ने कहा नहीं, कहते हैं आपकी माँ तो मातृदेवो भव, ये राष्ट्र मेरा देव है, राष्ट्र देवो भव।
तो निश्चित रूप से भारत माता की ही जय हम बोलते जी, हैं। बिल्कुल, जी, भारत माता धन्यवाद। की जय ही हम बोलते आ रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम से एक बात तो स्पष्ट होती है कि जो लोग भारत का नाम लेते हैं हिंदी के अंदर, हिंदुस्तान कहते हैं या अन्य किसी देश के नाम से लेते हैं, वैसे जो सबसे पुराने नामों में से है भारत शब्द ही है भारत का इस क्षेत्र का नाम। इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि जो हमारे पौराणिक ग्रंथों, पौराणिक मंत्रों में भारत और जैसा कि अभी आहूजा जी ने भी बताया कि कुछ पुराणों में भी इस क्षेत्र को बताया गया है कि ये भारत क्षेत्र था। तो ये जो आज हम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ये बहुत सारे जो देशों के नाम लेते हैं, अफ़गानिस्तान, ये आज के वर्तमान के मॉडर्न देश के नाम हैं, मॉडर्न नाम हैं ये। पाकिस्तान बनने से पहले या बांग्लादेश बनने से पहले ये भी भारत ही थे और ये सब नाम से सबसे प्राचीन नाम भारत ही था। तो बिल्कुल सही कहा आहूजा जी ने कि भारत माता की जय ही बोला जाता है और भारत शब्द ही वो वास्तविक नाम है जो होना चाहिए। इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत जिसको कि आप इंडिया कह सकते हो। और भारत शब्द को संविधान में शायद बदलने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारत शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में पहले ही किया जा चुका है। तो हम गर्व से अपने देश का नाम ले सकते हैं। आहूजा जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने जो पूरा एक चर्चा की भारत शब्द के ऊपर, इंडिया शब्द के ऊपर, उसका आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं उन्हें पसंद आएगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।